हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमने एक टॉपिक शुरू किया था हिस्ट्री का, 1857 की क्रांति, जिसकी पहली क्लास हमने कल पढ़ ली थी और आज ये उसकी दूसरी क्लास है। तो जिसने पहली क्लास नहीं देखी है वो जाकर पहली क्लास देख ले, फिर इस क्लास को देखे, क्योंकि जब तक पहली क्लास नहीं देखोगे तो ये क्लास आपकी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से राज्य इस विद्रोह में आकर मिले और कौन उनका नेतृत्व कर रहा था। ठीक है, तो हम शुरुआत करेंगे पहले कानपुर से। तो चलिए शुरू करते हैं। कानपुर में विद्रोह के नेता नाना साहब थे, जो अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। सिपाहियों की सहायता से अंग्रेजों को कानपुर से खदेड़कर नाना साहब ने स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया। साथ ही साथ बहादुर शाह को भारत का सम्राट घोषित करके उन्होंने स्वयं को उनके प्रतिनिधि घोषित किया। नाना साहब की ओर से लड़ने का भार मुख्यतः उनके विश्वसनीय सेवक तात्या टोपे के सिपाही पर था। अपनी देशभक्ति, शौर्यमय युद्ध तथा कुशल छापामार कार्रवाई के कारण तात्या टोपे अमर हो चुके थे। नाना साहब के एक और विश्वसनीय सेवक अजीमुल्ला थे। वे राजनीतिक प्रचार कार्य में माहिर थे। दुर्भाग्य से नाना साहब ने कानपुर में अंग्रेजों को सुरक्षित निकाल देने का वादा करने के बावजूद उन्हें धोखे से मारकर अपनी बहादुरी पर कलंक का टीका लगा दिया। ठीक, इतनी बात आपको याद रखनी है। इसमें आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था। ठीक, आइए पढ़ते हैं। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व अवध की रानी बेगम हजरत महल कर रही थी। उन्होंने अपने नाबालिग बेटे ब्रिजेश कदर को अवध का नवाब घोषित कर दिया। लखनऊ के सिपाहियों तथा अवध के किसानों और जमींदारों की सहायता से बेगम ने अंग्रेजों के खिलाफ चौतरफा युद्ध छेड़ दिया। जब अंग्रेज शहर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए तो उन्होंने रेजिडेंसी की इमारत की में शरण ले ली। आखिर में रेजिडेंसी का घेरा कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि छोटी सी ब्रिटिश सेना उदाहरणीय धैर्य तथा बहादुरी से लड़ती रही। ठीक, इतनी बात आपको याद रखनी है। इसमें आगे चलते हैं। 1857 के विद्रोह में महान नेताओं में भारतीय इतिहास का महानतम वीरांगनाओं में से एक थी झांसी की युवा महारानी लक्ष्मीबाई। जब अंग्रेजों ने झांसी की गद्दी के लिए एक उत्तराधिकारी गोद लेने के रानी के अधिकार को नहीं माना, उनके राज्य का अधिग्रहण कर लिया तथा उन्हें धमकी दी कि झांसी के सैनिकों को विद्रोह के लिए भड़काने के लिए उन्हें उत्तरदायी माना जाएगा। तब रानी विद्रोहियों से आ मिली। रानी कुछ समय तक अनिश्चय की स्थिति में रही, लेकिन जब उन्होंने विद्रोहियों का साथ देने का फैसला कर लिया तो बहुत बदली के साथ उन्होंने अपने सैनिकों का नेतृत्व किया। ठीक, इतनी बात आपको याद रखनी है। इसमें आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे बिहार से नेतृत्व किसने किया था। ठीक, इसको बहुत ध्यान से देखना, यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। बिहार में विद्रोह के प्रमुख नेता कुंवर सिंह थे, जो आर के पास जगदीशपुर के एक तबाह और असंतुष्ट जमींदार थे। लगभग 80 वर्ष के होते हुए भी वे विद्रोह के संभवत सबसे प्रमुख सैनिक नेता तथा रणनीतिज्ञ थे। फौजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला विद्रोह के एक और प्रमुख नेता थे। वह मद्रास में रहने वाले थे और वहीं से उन्होंने सशस्त्र विद्रोह का प्रचार शुरू कर दिया। जनवरी 1857 में उत्तर में फौजाबाद आ गए। यहाँ उन्होंने ब्रिटिश सैनिकों की उस कंपनी से एक भीषण लड़ाई लड़ी जो उनको राजद्रोह के प्रचार से रोकने के लिए भेजी गई थी, और इसी तरह विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी। बहुत सारे मोर्चों पर उनकी जबरदस्त हार हुई। इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेजों का शासन खत्म हो चुका है और अब लोगों को विद्रोह में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया था। खास तौर से अवध के इलाकों में चौतरफा बगावत की स्थिति थी। लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलैंड ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजे, जिसमें उसने अंग्रेजों के भय को व्यक्त किया। हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। उदाहरण के लिए फौजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेजों का शासन जल्द ही खत्म हो जाएगा। वह समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं। इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी।
कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए, विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्र पर धावा बोल दिया। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। उनके बेटे को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल भेज दिया गया। इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली। दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने का यह मतलब नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका था। इसके बाद भी लोग अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ हुआ। खेड़ी की शुरुआती विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी फौज से घिरा पाया और वे शहीद हो गई। जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिला था, उसी तरह विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। अंग्रेजों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। भूस्वामी के लिए इनामों का ऐलान कर दिया गया। आश्वासन दिया गया कि उनकी ज़मीन पर उनके परंपरागत अधिकार रहेंगे। जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया कि अगर वह अंग्रेज़ों के सामने समर्पण कर देते हैं और उन्होंने किसी अंग्रेज़ की हत्या नहीं की है तो वह सुरक्षित रहेंगे और ज़मीन पर उनके अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया।